पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन हमने ये पढ़ना है कि अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करना है। अब क्योंकि पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर के साथ सबसे पहले तो बात यही आती है ना कि कनेक्शन कैसे करेंगे आप। जब तक कनेक्शन नहीं करेंगे आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर से जब भी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर हमको निकालना है तो हम उसकी कनेक्शन किस तरह से करते हैं। ठीक है, देखिए आज फिर मैं उतना लंबा तार नहीं बनाऊंगा। जितने भी राउंड बने होते हैं 5 राउंड, 7 राउंड, 12 राउंड, वो हम नहीं बनाएंगे। उसको पूरा सीधा करके एक तारी हम बना देंगे बस। तो ये मैंने बना दिया वो प्रतिरोध तार जिसका एक सिरा A है और दूसरा सिरा इसका B है। ठीक, ये प्रतिरोध तार है। अब इसमें जो प्राइमरी सर्किट कनेक्ट किया जाएगा उसको मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्राइमरी सर्किट चेंज नहीं होता। प्राइमरी सर्किट में जो आपने पहले से कनेक्ट किया हुआ है वही कनेक्शन रहता है उसका। क्या कनेक्शन रहेगी यहाँ पर? सबसे पहले क्या लगेगा? एक सोर्स बैटरी लगेगी जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। सोर्स बैटरी के बाद करंट को सर्किट में बहुत ज़्यादा मत हो जाए, इसलिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसकी मदद से हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं और प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करने से परिपथ में धारा का मान ज़्यादा या कम हो सकता है। तो ये रियोस्टेट हमने लगा दिया, इसको हम RH से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक की लगा देंगे ताकि सर्किट में करंट को स्विच ऑन और ऑफ किया जा सके। और फिर जो स्विच ही रहेगा की हमारी, इसको आप के मान लें, इस की को तार के दूसरे सिरे B से कनेक्ट कर देंगे जाके। ये प्रतिरोध तार है, चालक तार नहीं है, याद रखिएगा। और ये जो तारें हमने लगाई हैं ये चालक तार हैं क्योंकि इनमें करंट का फ्लो करवाना है हमें। तो जैसे ही हम ये कनेक्शन देते हैं, स्विच ऑन करेंगे आप, इस प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता, अर्थात हर 1 मिलीमीटर पर जाएंगे तो विभव का मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। और 1 मिलीमीटर चलने पर विभव का मान जितना कम हो जाता है उसी को विभव प्रवणता बोलते हैं और रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा, नहीं याद आया? आ गया। अब ये तो प्राइमरी सर्किट हमारा हो गया हमेशा की तरह। अब जिस सेल का हमने ये नापना है, क्या बोलते हैं ना, आंतरिक प्रतिरोध, वो सेल हम कनेक्ट करेंगे। भाई किसी ना किसी को तो नापना होगा ना, तो वो आप सेल लेके आएंगे और उसकी कनेक्शन करेंगे। कहाँ से कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये जो विभवमापी का तार AB है, इसके सिरे A से ही कनेक्ट कर देंगे उसको हम। ये है वो सेल जिसका हमको इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना है। यही है वो सेल हमारी। इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E है। इसका खुद का अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो मान लेते हैं कि स्मॉल r है। ठीक है, इसी सेल के साथ एक कनेक्शन और आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। आज क्या लगानी पड़ेगी कनेक्शन? इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पर आपको ये लगाना पड़ेगा जिसका नाम है RB। RB मीन्स वेरी गुड, रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स मतलब प्रतिरोध बॉक्स। और प्रतिरोध बॉक्स में तो आप जानते हैं क्या होता है। प्रतिरोध बॉक्स में बहुत सारी कीज के कॉम्बिनेशंस रहते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से हम धारा के मार्ग में जितना चाहें उतना प्रतिरोध अप्लाई कर सकते हैं प्रतिरोध बॉक्स की लिमिट के अकॉर्डिंग कि कितने ओम तक की कीज इसमें लगी हुई हैं, उसके अनुसार हम परिपथ में
जितने ओम का चाहें उतने ओम का प्रतिरोध अप्लाई कर सकते हैं। ये जो दोनों वायर्स निकलेंगी इन्हें जाके एक जगह हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद यहां से जो वायर निकलेगी फिर से यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे हम, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति तो यहीं से मालूम होगी हमको। और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल होगा वहां से जो वायर निकलेगी उसके अगले सिरे पर क्या लगा देंगे, जौकी लगा देंगे। तो उसके अगले सिरे पर हम जौकी लगाएंगे और उस जौकी की मदद से प्रतिरोध तार में शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाया करेंगे। बस इतना सा कनेक्शन है। नहीं समझ में आई बात आपको? फिर से बताइए अगर समझ में आ गया है। ए बी क्या है? प्रतिरोध तार, विभवमापी का तार भी बोल सकते हैं आप इसे। ये प्राइमरी सर्किट है। ये वो सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? स्मॉल आर, यही हमको पता लगाना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू आपको मालूम करनी है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान लिया हमने? ई। इसी के सीरीज में, श्रेणी क्रम में ही, किसके? बैटरी के, या जो सेल लगी हुई है इस सेल के श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगा के रखा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे हम लोग करेंगे। और इसकी मदद से धारा के मार्ग में हम जितने ओम का चाहें उतने ओम का रेसिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? जितने ओम का धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाना होगा उतने ओम की वहां से निकाल देंगे, बस बाकी लगी रहने देंगे। दोनों को आगे जाके एक ही जगह कनेक्ट कर दिया हमने। आप चाहें तो यहां पर एक की लगा लें, चाहे नहीं लगा ही लें आप, क्योंकि हमारी मर्जी होगी हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी इसका स्विच ऑफ कर देंगे। तो जो सेल होगी उसकी करंट ऐसे जाएगी, इधर नहीं आएगी। फिर समझ रहे? देखो ध्यान से सुनिए हमारी बात। अगर हमने ये स्विच ऑन कर दिया, अगर स्विच ऑन कर दिया तो इसकी करंट का क्या होगा? इसकी करंट जो यहां से चलेगी वो इधर भी करंट फ्लो कराएगी ऐसे, और इधर भी करंट फ्लो कराएगी ऐसे। स्विच अगर ऑन कर देंगे तो दोनों तरफ करंट जाएगी उसकी। फिर से किस तरफ? ध्यान से देखिए, प्लस से चलेगी, एक साइड तो इधर जाके ए से जे, जे से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से ये निगेटिव टर्मिनल, तो प्लस से चली और माइनस पे एंटर कर गई। और अगर इसका स्विच ऑन है तो करंट उधर तो जाएगी ही, उधर जाएगी, इधर भी आना शुरू हो जाएगी, इसमें भी से भी करंट आएगी अब, और ये इसमें आ जाएगी इस तरीके से। तो प्लस से चलेगी, इसमें माइनस में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने इसकी की नहीं लगाई है, स्विच ऑफ रख दिया, फिर क्या होगा? इसकी करंट इस तरफ नहीं आएगी, क्योंकि इधर का रास्ता ही बंद करके रखा है हमने। तो करंट इधर जाएगी और सिर्फ ऐसे आके नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी। बस इतना छोटा सा कनेक्शन आपको बना देना है। अब आप समझ गए कनेक्शन। अब एक्सपेरिमेंट करना कैसे है? बहुत ही आसान है, सुन लीजिए और इसके बाद हम उसको लिख लेंगे। कैसे करना है गौर कीजिए। सबसे पहले इसकी की लगाएंगे। इसकी की लगाओगे नहीं तो तार में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा, तो उसकी की तो लगाना ही लगाना सबसे पहले आपको। इसकी की लगा देंगे जिससे ये प्राइमरी सेल सर्किट में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगी, और ए बी तार में या विभवमापी के तार के दोनों सिरों के बीच एक विभव प्रवणता स्थापित कर देगी। उसका काम हो गया, उसने कर दिया अपना काम। अब हम इसमें से क्या करेंगे? पहली रीडिंग हम ले रहे हैं, इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी मत ऑन कीजिए, इसका स्विच ऑफ रखिए। मतलब इधर की तरफ करंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं हम, इधर की तरफ करंट अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सेल इधर करंट तो भेज रही है। इसका जौकी लेंगे और पूरे तार में स्पर्श करा के देखेंगे, फिर से वही शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। मान लिया कि इससे शून्य विक्षेप की स्थिति मुझे यहां पर मिली J,
और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L1, ये हमने मान लिया। अब यहां टच करवाया तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर इधर आ गया, उधर टच करवाते हैं तो उधर चला गया। लेकिन ट्रायल और एरर करके धीरे धीरे हम खिसकाते गए और इस तार में वो वाला पॉइंट हमने सर्च कर लिया जिस पॉइंट पर टच करवाने से गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर कहां पर आ जाता है, 0 पर, अर्थात गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर बहने वाली धारा का मान 0 हो जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते में धारा का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ओर का विभव आपस में बराबर हो गया है, तभी तो ऐसा होगा, दोनों ओर का पोटेंशियल सेम हो गया। अब कौन कौन सा पोटेंशियल सेम हो गया है, आंसर है इन दोनों के बीच पोटेंशियल दे कौन कौन रहा है, उन्हीं दोनों का सेम हो गया होगा। तो आप देखिए इधर ये बैटरी पूरा ए से बी के बीच में पोटेंशियल लगाती है अपना, लेकिन हम इसका कितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, केवल L1 लंबाई का पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। ए का विभव V होगा, B का विभव 0, तो पूरा A और B के बीच विभवांतर कितना आएगा, V के बराबर। भाई A का पोटेंशियल V है, B का 0 है, तो अगर हम पूछेंगे A और B के बीच विभवांतर बताइए तो आप V बताओगे, लेकिन क्या A और J के बीच का विभवांतर भी V है, तो कैसा है, उससे कम है कि ज्यादा है, कम है। जब A और B के बीच का विभवांतर V है, A और B के बीच का विभवांतर V है, तो A और J के बीच का विभवांतर उसकी तुलना में कम होगा। इसका मतलब है कि सोर्स बैटरी के द्वारा दिया गया पूरा विभवांतर हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा तार में जितना पोटेंशियल दिया गया है उसमें से हम केवल कितना यूज कर रहे हैं, L1 लंबाई का पोटेंशियल यूज कर रहे हैं बस। इधर से देखो, इधर से कौन A और J के बीच पोटेंशियल दे रहा है, ये इसका प्लस इसमें जुड़ा हुआ है, इसका माइनस यहां जुड़ा हुआ है, तो यहां केवल ये सेल इसको पोटेंशियल दे रही है। इधर से ये बैटरी इतनी लंबाई पर कुछ विभवांतर लगा के रखा है, इधर से ये सेल ने भी इतनी लंबाई पर कुछ विभवांतर लगा के रखा है, और गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो चुकी है, मतलब दोनों तरफ के विभवांतर आपस में बराबर हो गए। तो किसका किसका विभव बराबर हो गया, इधर सेल का विभवांतर बराबर हो गया, और उधर किसका बराबर हुआ, A और B के बीच का पूरा या A और J के बीच का, A और J के बीच का बराबर हो गया। समझ आ गया आपको। तो इस सेल का जो विभवांतर आया वो इस तार के L1 लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा। तो क्या आप बता सकते हैं प्रतिरोध तार की L1 लंबाई का विभवांतर कितना होगा, रो इंटू L1। पिछली क्लास में आपने देखा, इसलिए इस सेल का विभवांतर भी कितना आ जाएगा, रो इंटू L1। समझ आया कि इस तार में L1 लंबाई का विभवांतर रो इंटू L1 और उतना ही विभवांतर इस सेल का भी होगा रो इंटू L1। अब एक चीज बताइए, क्या हम इसे विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं, क्या हम इसे, ये जो विभवांतर आया है सेल का रो इंटू L1, क्या हम इसे विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं? आंसर है बेशक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सेल से आप कहीं धारा नहीं ले जा रहे हैं, करंट का मान कैसा हो चुका है, 0। तो ये जो रो इंटू L1 विभवांतर आएगा उसे हम क्या लिख देंगे, इस सेल का विद्युत वाहक बल बना देंगे उसको हम। और क्यों बना देंगे समझ में आया, क्योंकि करंट इस समय सर्किट में कैसी है, 0। और आपने बहुत बार पढ़ा है कि जब करंट सर्किट में 0 होगी उस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर ही क्या बन जाता है, विद्युत वाहक बल। तो जो टर्मिनल विभवांतर रो इंटू L1 आया है इसी को हम सेल का क्या बोल देंगे, विद्युत वाहक बल। और E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, रो इंटू L1। नहीं समझ में आई बात आपको, आ गया। तो ये स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा हमको स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब उसको छोड़ दीजिए, ये चौकी हटा के अलग रख दिया, सब हटा दिया हमने यहां से।
ये की लगी रहेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमें स्टेब्लिश करना है। अब हमने ये वाली की लगा दी इस पे। आप सोचिए बेटा, जैसे ही आप ये वाली की लगाओगे K1 जैसे ही बंद करोगे, सेल अभी तक इधर करंट नहीं भेज रही थी, लेकिन जैसे ही आप की लगा दिया, यानी कि इधर का स्विच आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया, सेल इधर भी करंट भेजना शुरू कर देगी। देखो बेटा, इधर तो भेज ही रही थी, स्विच ऑन करते ही सेल की करंट इधर भी आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ हो गया कि जैसे ही स्विच लगाओगे, ये सेल न सिर्फ इधर करंट भेजेगी, बल्कि उसके साथ लगे एक बाह्य परिपथ में भी करंट भेजना स्टार्ट कर देगी। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है आपको? अब ये सेल इधर के साथ साथ बाह्य परिपथ में भी करंट भेजने लगी है। और फिर से हम इस चौकी को लेंगे और पूरे तार में फिर से वही पॉइंट सर्च करेंगे जिसमें हमें टच कराने से गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कैसा हो जाए, 0 हो जाए। बाई चांस मैंने मान लिया कि वो पॉइंट हमें इस बार यहां मिलता है, ये J1 ये J2, और जो कि इधर से कितनी लंबाई पर मिला, L2 लंबाई पर। मान लिया इतनी लंबाई पर मिल गया, और जैसे ही यहां टच किया तो गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते में करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब अगर गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते में करंट की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब एक बार फिर से दोनों तरफ के पोटेंशियल, दोनों तरफ के विभव आपस में बराबर हो गए हैं। तो किसका किसका विभव बराबर हुआ इस बार? बहुत सिंपल है, इस तार में A से लगा के J2 तक का विभवांतर, यानी कि तार की L2 लंबाई का विभवांतर। अब तार की 1 मिलीमीटर लंबाई का विभवांतर रो है, तो तार की L2 लंबाई का विभवांतर कितना होगा, रो इंटू L2। और ये विभवांतर किसके विभवांतर के बराबर हो गया है, क्योंकि इधर से कौन पोटेंशियल दे रहा है, सेल, तो इस सेल के विभवांतर के बराबर हो गया है। कौन, रो इंटू L2, सेल के विभवांतर के बराबर हो गया है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस विभवांतर को भी हम E लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? धारा इसमें नहीं बह रही है, लेकिन धारा बाह्य परिपथ में तो जा रही है। याद कीजिए, जब आपने ये कंडीशंस यूज की थी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, उसमें हमने पहली कंडीशन लिखी थी कि यदि सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जाती है तो उसका जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, कम होगा। तो इस समय भले ही इस वाले रास्ते में करंट 0 है, लेकिन क्या इस सेल से बाह्य परिपथ में धारा नहीं जा रही? इस समय सेल से बाह्य परिपथ में धारा जा रही है, और यहां पर धारा जा रही है। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया हूं कि जब आप इसका की ऑन करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे, उस समय यहां जो रेसिस्टेंसेस लगे होंगे उनमें से किसी एक की को आप यहां से क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो, अगर यहां से कोई भी की नहीं निकालेंगे, इसका मतलब रास्ते पर आपने कोई प्रतिरोध नहीं लगाया। तो ये हम बताना आपको भूल गए हैं, याद रखिए। क्या करेंगे, जब इसकी की लगाएंगे उस समय यहां से एक प्रतिरोध निकाल देंगे। मान लिया हमने कितना निकाल दिया, उससे R ओम निकाल दिया, उसके बाद आप ये स्थिति ज्ञात करेंगे। भाई याद रहेगा ना आपको? मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, पर अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब आप इसकी की लगाओगे उस समय यहां से एक रेसिस्टेंस निकालोगे, उसको हमने क्या मान लिया, R। उसके बाद आप चौकी को पकड़कर शून्य विच्छेद की स्थिति निकालोगे, वो यहां मिल जाएगी। और इतनी दूर का विभवांतर रो इंटू L2 को आज हम इसका विद्युत वाहक बल E लिखें कि इसका टर्मिनल विभवांतर V लिखें? आज हम इसको E नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस समय बाह्य परिपथ में भी धारा जा रही है, और जब बाह्य परिपथ में धारा जाती है उस समय
इसका टर्मिनल विभवांतर ही नपेगा, विद्युत वाहक बल नहीं नपेगा। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमको V लिखना पड़ेगा। अब ये हमें बताएं कि क्या आपको समझ में आया कि पहले रो इंटू L1 आया था तो हमने E लिखा, बाद में रो इंटू L2 मिला तो उसको हमने V लिखा। V क्यों लिखा और E क्यों लिखा था, दोनों बातें समझ आई कि नहीं आई आपको? बताइए, पहले हमने E क्यों लिख दिया था उसको? क्योंकि उस वक्त इस रास्ते में कोई धारा नहीं जा रही थी और इस रास्ते में भी धारा शून्य थी। तो जब धारा 0 रहेगी तो V किसके बराबर होगा, इसलिए हमने उसको E लिखा था। इस बार हमने की ऑन की, एक रेसिस्टेंस लगा दिया धारा के मार्ग में, उसके बाद हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं। तो भले गैल्वेनोमीटर वाले रास्ता में धारा 0 है, लेकिन ये सेल इधर तो धारा भेज रही है। सेल की जो करंट होगी वो ऐसे आएगी, फिर इधर से ऐसे जाएगी, ऐसे, और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी। तो भले गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट 0 है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध में धारा बह रही है लगातार, और बाह्य प्रतिरोध में अगर धारा फ्लो हो रही है तो फिर आप इसे विद्युत वाहक बल नहीं लिख सकते, क्योंकि उस समय विद्युत वाहक बल बड़ा होगा, विभवांतर छोटा होगा। उस समय ये केवल और केवल विभवांतर ही नाप पाएगा। तो इस रो इंटू L2 को हम क्या लिखेंगे, विभवांतर। बस ये 2 ही रीडिंग्स हमको लेनी है। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा याद करिए, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला एक दिन हमने डिराइव करके दिखाया था आपको, याद है किसी को? क्या मिला था वो? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V-1। इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया था। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और इस फॉर्मूले में R की जगह पर क्या लिखोगे बताइए? देखो यहां हमने लिखा था R की जगह पर जितने ओम की कुंजी आपने यहां से निकाली होगी वो कैपिटल R की जगह लिख दोगे। अगर आपने यहां से 2 ओम की निकाली है तो कैपिटल R की जगह क्या लिख देना, 2। अगर आपने 5 ओम की निकाली है तो कैपिटल R की जगह 5। अगर आपने 7 ओम निकाला है तो कैपिटल R की जगह 7। प्रतिरोध बॉक्स में से जितने ओम की आपने निकाली है वो वैल्यू कैपिटल R की जगह लिखी जाएगी। E की जगह पर क्या लिखेंगे, रो इंटू L1। V की जगह पर क्या लिखेंगे, -1। रो से रो कैंसल, R इंटू L1 अपॉन L2 -1। और इसके लिए भी रो नापने की जरूरत नहीं है आपको, रो की आवश्यकता नहीं है, रो कैंसल हो गया है। केवल क्या लेना है आपको, 3 वैल्यूज देखनी है। कितने ओम का प्रतिरोध निकाला है वो कैपिटल R की वैल्यू बनेगा। कितनी लंबाई पर बिना इस की को लगाए शून्य विक्षेप मिला था वो L1 की जगह लिख देंगे। इस की को लगाने के बाद और प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध निकालने के बाद जो शून्य विक्षेप मिला है जितनी लंबाई पर, वो लंबाई यहां लिख देंगे। बस 3 चीजें। और इसके बाद आप जैसे ही इसे कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यूज लिख के आपको इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। आप जानते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि प्रतिरोध का एक फॉर्मूला तो होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो फिर आप इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू भी V अपॉन I करके क्यों नहीं निकाल लेते? हो सकता है आपके मन में किसी के आया हो या नहीं आया हो, तो अब आ गया होगा कि रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है विभवांतर अपॉन करंट। तो अगर आपको सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस चाहिए तो सेल का विभवांतर ले लो और उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो ले लो, और उससे क्या उसका प्रतिरोध नहीं निकलेगा क्या? आंसर है, इससे इसका प्रतिरोध नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता कहां पर है? सेल के अंदर। अगर ये सेल से बाहर होता, सेल से अगर ये बाहर होता तो हम V अपॉन I करके उसको निकाल लिए होते, लेकिन क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के भीतर होता है, इसलिए हम V अपॉन I करके उसकी
उसका जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, वो नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हमको पोटेंशियोमीटर का यूज करना पड़ता है। कुछ बात समझ में आई आपको? फिर से, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर होने के कारण हम V/I लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये बाहर होता सर्किट में कहीं, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर अपॉन धारा लेते और फिर उसका प्रतिरोध हम निकाल लेते, लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए हमें पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है। और बस इस तरीके से स्मॉल r का मान निकल आता है। तो कितनी स्टेप्स करनी पड़ती है इसके लिए? आपको केवल 2। एक बार इसको हटा रहने दीजिए, L1 निकाल लीजिए, एक बार इसकी की लगा के फिर L2 निकाल लीजिए। बस ये आपको करना है। ये आपका वर्किंग प्रोसेस रहेगा। अब बताएं, आपको समझ आ गया या नहीं आया? आ गया है तो क्या अब हम लोग लिख लें इसे? ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्योंकि सेल के अंदर होता है, इसलिए उसे V/I सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात नहीं कर सकते हो। अभी बताया भी हमने आपको। अगर ये बाहर होता तो उसके सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर ले लेते और उसमें जो करंट फ्लो होती है उसको ले लेते और निकाल लेते। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस क्या है कि कैसे आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी, ये एक ही बार लिखना है, 2 बार लिख गया है मेरे से। लगी कुंजी K को बंद करते हैं। वो K लगी हुई है, पहले उसको बंद कर देते हैं। क्या होगा उससे? जिससे विभवमापी के तार के दोनों सिरों के बीच विभव प्रवणता स्थापित हो जाती है। अब जानते भी हैं, एक तरफ का पोटेंशियल हाई, एक तरफ का लो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है। अब कुंजी K1 को खुली रहने देते हैं। कहां है K1? ये, इसको अभी हम ऑफ रहने देते हैं, इधर वाला रास्ता चालू नहीं कर रहे हैं, खुली रहने देते हैं तथा धारा मापी और जौकी की सहायता से विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। माना यह स्थिति विभव मापी के तार के सिरे A से L1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु J1 पर प्राप्त होती है। L1 मिलीमीटर दूरी पर एक बिंदु J1 है, यहां पर मिली हमको पहली वाली नल पॉइंट भी बोलते हैं। तब इसका क्या मतलब हुआ? अगर L1 मिलीमीटर पर मिली, इसका मतलब हुआ कि विभवमापी के तार की L1 लंबाई का जितना भी विभवांतर होगा, वो विभवांतर ही सेल E के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और हमने ये क्यों कहा कि विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा? क्योंकि इस स्थिति में इस सेल से बाह्य परिपथ में कहीं भी धारा जा ही नहीं रही है, और जब किसी सेल से बाह्य परिपथ में धारा नहीं जा रही होती है तो विभवांतर क्या बन जाता है? विद्युत वाहक बल। इसलिए सेल E का विद्युत वाहक बल कितना होगा? E बराबर रो इंटू L1। ये E हमने निकाल लिया। अगर आपको रो मालूम है, रो की वैल्यू अगर मालूम है, तो रो लिखिए, L1 लिखिए और बड़ी आसानी से विद्युत वाहक बल आपको मिल जाएगा। स्टेप 2, इसके बाद क्या करते हैं देखो, बताइए, आपको याद है क्या करना है? इस पे क्या करना है? सबसे पहले इससे एक प्रतिरोध निकालना है, इसकी की लगा देनी है, ये आपको करना है। अब प्रतिरोध बॉक्स में से कुछ ओम प्रतिरोध कोई भी निकाल दो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, कुछ भी आप निकाल दो। कुछ ओम प्रतिरोध मान लिया, कितना निकाल दिया हमने? कैपिटल R ओम की कुंजी को निकाल कर, उसकी कुंजी निकाल दो, कुंजी K1 को बंद कर देते हैं, इसकी निकालो, इसकी बंद कर दो। ठीक है। अच्छा, अब तथा पुनः धारा मापी और जौकी की सहायता से विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। फिर से वही काम, माना ये स्थिति विभव मापी के तार में L2 मिलीमीटर पर बिंदु J2 था, वहां मिल गई हमको, इस जगह पर मिली। जब यहां पर टच करवाया, इसमें करंट 0 हो गई। तब उस वक्त क्या होगा? करंट 0 गैल्वेनोमीटर में क्यों हुई? इसका मतलब फिर से दोनों तरफ का विभव कैसा हो गया होगा? बराबर। तब तार की L2 मिलीमीटर लंबाई का विभवांतर सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। इस बार हमने ये नहीं लिखा
लंबाई का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस बार क्या लिखा गया है? और टर्मिनल विभवांतर के बराबर क्यों होगा, विद्युत वाहक बल क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन भी बताया हमने, क्योंकि इस स्थिति में सेल ई से बाह्य प्रतिरोध आर में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इस कंडीशन पे यहां से करंट जा रही है। इस पे पहली वाली कंडीशन पे उधर करंट जा ही नहीं रहे थे, इसलिए ये विद्युत वाहक बल नहीं होगा, ये विभवांतर होगा। और टर्मिनल विभवांतर कितना आएगा? रो इंटू L2 के बराबर। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अभी आपने हमें बताया था? R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अंडर ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1। अब हम वैल्यूज लिख देंगे। कैपिटल R की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? अच्छा, जितने ओम की कुंजी रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने निकाली होगी। ठीक, देखो अभी आपको समझ में आ रहा है। तो R की जगह तो हम वो वैल्यू लिख देंगे। E की जगह भी भैया क्या लिखेंगे बोलो? रो इंटू L1, तो हमने लिख दिया रो इंटू L1। V की जगह रो इंटू L2 माइनस 1, रो से रो कैंसल हो गया। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो आपको किन किन चीजों की रीडिंग लेनी है बताइए? कैपिटल R, ये कहां से मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस बॉक्स में से। और L1 और L2। L1 कब मिलेगी? जब इस कुंजी को नहीं लगाओगे। L2 कब मिलेगी? जब इसको लगाओगे। और जैसे ही तीनों चीजें यहां लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपको सेल का क्या मिल जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरीके से with the help of potentiometer we can also find out the internal resistance of a cell। आई होप कि समझ में आ गया है आपको। ठीक है, तो ये थे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। आपने पोटेंशियोमीटर के 2 एप्लीकेशंस पढ़े, वो दोनों एप्लीकेशंस आपके सामने हैं। एंड आई होप कि समझ में भी आपको आया है। तो एक काम करते हैं कि फिर फिजिक्स में आज इतने ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।